बैठिए। धन्यवाद सर। हाइजेनिक प्रोडक्ट क्या होते हैं? जी सर। हाइजेनिक प्रोडक्ट ऐसे उत्पाद जो संक्रमण से मुक्त हो और जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे हो उनको हाइजीनिक प्रोडक्ट। संक्रमण से मुक्त हो, कैसे पहचान करेंगे? किसी भी तरह का उनमें कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो जैविक हो या अजैविक हो। जैविक कंटामिनेशन से तात्पर्य बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से, और बाकी अजैविक में बाल या किसी भी तरह का कचरा जिससे वो संक्रमित होने के चांस। एक आम आदमी कैसे पहचान कर पाएगा इसकी? सर एक आम आदमी के लिए तो सर उसको ढककर उसके प्रिकॉशंस जो उसको यूज करनी चाहिए, उनकी सहायता लेनी चाहिए। जैसे डस्ट। पहचान कैसे कर पाएगा कि ये प्रोडक्ट हाइजेनिक है या नहीं है? सर उसमें बदबू नहीं आनी चाहिए, उसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, और किसी भी टाइप का उसका जो नेचुरल जो कलर है, जैसे दाल है तो उसका नेचुरल कलर चने की दाल का पीला होता है, अगर वो कलर कन्वर्ट होता है या उसमें बदबू आती है तो इस तरह से पहचान कर सकते आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी हैं? हैं। जी सर। बायो प्लस टेक्नोलॉजी, क्या सार है इसका? सर इसमें जो जीव होते हैं उनको तकनीकी मदद से हम उससे उत्पाद तैयार करते हैं, तो इसको बायोटेक्नोलॉजी कहा गया है, जिसमें हम जीन लेवल पर जाकर और उसमें फेरबदल करके जो समस्या होती है उसका निर्धारण करते हैं या समाधान करते हैं। ये इसका अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ी या रुचि रही है आपकी? सर मेरी रुचि डेवलप होती गई और आवश्यकता तो ही। क्यों रुचि क्यों हुई? सर मेरा सब्जेक्ट जब मैंने 12th में बायोलॉजी ली थी तभी मेरा जीवन और जीवों के प्रति थोड़ा आकर्षण रहा है, तो उसी को आगे चलते हुए मैंने बायोटेक्नोलॉजी ली। मैं चाहता था कि मैं कुछ अलग चुनूँ और कुछ अलग करूँ, तो उस वक्त मैं मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय में बायोटेक्नोलॉजी नया विषय आया था, तो मैंने कहा इस विषय को पढ़ के मैं अपना कैरियर अलग दिशा में ले जाऊँगा। ऐसे एलिमेंट बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में जो आज मनुष्य के जीवन को अच्छा बना रहे हैं, एक्टिव तो बना ही रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा बना रहे हैं, लेकिन उसमें जो उसको मदद सहयोग मिल रहा है वो एक नवाचार के रूप में है। कुछ ऐसे एलिमेंट आप बता पाएंगे या ऐसे गैजेट्स? सर अगर इनमें बात करें तो एक बायो फिल्टर आते हैं जो कारों में लगते हैं, जो प्रदूषण होने से बचाते हैं, और इसके अलावा जैसे आजकल ब्लड शुगर मापने के लिए मीटर भी आ रहे हैं, तो वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, तो जिनको अपन रियल टाइम टेस्टिंग इक्विपमेंट कह सकते हैं। कब वो आपका बीएससी का कौन सी ईयर में कंप्लीट किया आपने? सर मैंने 2008 में। 2008। जी। और जॉब में कब से हैं? सर मैं 2009 से जॉब में। 2009 से। जी। अभी हम देखते हैं कि जैसे ही सितंबर और अक्टूबर का जब टाइम आता है तो दिल्ली और एनसीआर में बहुत अधिक पोल्यूशन हो जाता है। क्या रीज़न है उस पोल्यूशन का और क्या समाधान आप सोचते हैं? सर दिल्ली और जो एनसीआर जो इलाका है वहाँ पर जो पोल्यूशन की मेन वजह है वहाँ की बढ़ती पॉपुलेशन और वहाँ पर जो व्हीकल होते हैं उनका धुआं। इसके साथ साथ उसके जो आसपास का एरिया होता है वहाँ पर फसल कटने के बाद पराली जलती है, तो उसके धुएं की वजह से वहाँ पर पोल्यूशन होता है इसको। और वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया भी चूँकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो इंडस्ट्रियल होने की वजह से फॉग की समस्या रहती है सर्दी के समय में। इसको कम करने के लिए हम बायो फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं, तथा हम जब इंडस्ट्री और फोग का क्या रिलेशन है? सर इंडस्ट्री में जब कोई भी उत्पाद बनता है तो उसका जो धुआं निकलता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलते हैं, तो उनके जो कंटेन होते हैं, जो मॉलिक्यूल होते हैं हवा में, तो वो फॉग का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से हम जो इंडस्ट्रियल जो पाइप होते हैं वहाँ पर फिल्टर लगा सकते हैं ताकि पॉल्यूशन में जो ये मोटे जो कण होते हैं वो रुक जाए, और जब सर्दी में जब इस तरह की संभावना पड़ती है तो पानी की बौछार करके जो ये जो धातु या पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में जाते हैं वो पानी के साथ सेटल्ड हो जाएंगे। इस तरह से हम उसका बचाव कर सकते हैं। घनत्व कितना है दिल्ली का? सर घनत्व तो माफ़ी चाहता हूँ, इसकी मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं। वो काफ़ी अधिक घनत्व है। इतने बड़े घनत्व क्षेत्र में क्या पानी की बौछारें करना संभव है? सर लगभग हम बात करें तो 100 किलोमीटर में वो फैला हुआ है, जी। है ना?
इतने बड़े एरिया में यदि पानी से हम बौछारें करके उसको पोल्यूशन दूर करने का प्रयास करेंगे तो ये तो फ़ायदे की चीज़ नुकसान हो जाएगा। सर इसका एक और समाधान है जो हाल ही में मैंने पढ़ा था, इसमें स्मोक टावर लगाए गए जो कार्बन डाइऑक्साइड टावर लगाए गए जगह जगह चौराहे पर, जहाँ पोल्यूशन की समस्या रहती है वो उस स्मोक को कलेक्ट करते हैं और उसको कार्बन में कन्वर्ट करते हैं, तो वही कार्बन फिर इंडस्ट्री में जो इंक बनाने में भी यूज आता है। ठीक है जी। और क्या रीज़न है पोल्यूशन के आपने? सर एक पराली जलाने का रीज़न है ना वो बताया आपने, उसके अलावा? सर माफ़ी ज़्यादा हूँ, मुझे 2 ही याद है। अच्छा, कितना लेवल पहुंच जाता है पोल्यूशन का वहाँ पर? एक हमारा कुछ नापने का कोई स्केल हो, उसका कितना लेवल होना चाहिए और कितना वहाँ पे पहुँच जाता है, इस विषय में बताओ। सर मापने का ppm में मापते हैं इसको और रेड जोन तक पहुँचता है। सर इसके एक्चुअली मुझे टेक्निकल इसकी डिटेल तो आइडिया नहीं है। जी। अभी ठीक है, समझ आ रहा है। आप 2009 से कार्यरत हैं प्राइवेट सेक्टर में? जी मैडम। लगभग आपको 12 साल हो गए हैं। जी। तो प्राइवेट सेक्टर में कहाँ किस पोजीशन पे है? प्रोडक्शन? मैडम मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ प्रोडक्शन मैनेजर के पद। कहाँ पे करते हैं? मैं उदयपुर में। तो आप प्राइवेट सेक्टर छोड़ के सिविल सर्विसेज में आप आना चाह रहे हैं, जी। ऐसा क्यों? मैडम जब मैंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की तो मुझे आर्थिक ज़रूरत के लिए नौकरी करनी थी, तो मुझे प्राइवेट जॉब में गया। प्राइवेट जॉब करने के दौरान मैंने ये पाया कि मैंने जो 2-3 साल जब प्राइवेट जॉब की उसके बाद मैं ये पाया कि मैं प्राइवेट जॉब में तो अपना योग्यता सिद्ध कर रहा हूँ, मैं निरंतर आगे भी बढ़ रहा हूँ। और जब प्राइवेट जॉब में बहुत बार ऐसा भी हुआ मेरे साथ में कि मुझे सरकारी कार्यालय में बहुत सारे जो काम होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, पोल्यूशन सर्टिफिकेट हो गया, इसके रिगार्डिंग मुझे जाना पड़ा। तो वहाँ के जो अधिकारी हैं उनकी जो कार्यशैली थी उनसे मैं प्रभावित हुआ और मैंने सोचा कि मेरे में योग्यता है तो मैं क्यों ना मैं भी एक बार कोशिश करूँ, और उसके बाद मैंने इसकी तैयारी शुरू की। तो समय बहुत लंबा रहा लेकिन आपका ना 12 साल का कार्यकाल रहा। जी, मैंने 2013 में फर्स्ट दिया था, फिर 2016 में दिया था, तो मैं किन्हीं कारणों से नहीं आ पाया, तो मैंने उसके जो भी मेरे कारण रहे उन पर काम किया और फिर 2016 में मैंने दिया था वापस। अच्छा, तो मुख्य अंतर क्या रहता है प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में जो आपको प्रभावित भी कर रहे हैं? जी, प्राइवेट सेक्टर में मैडम जो व्यक्ति हैं वो हमेशा अपने लाभ और जो उसका लक्ष्य होता है जो उसको टाइम के साथ पूरा करना होता है उसके हिसाब से काम करता है, और इसी के साथ उसको कम से कम सोर्स ह्यूमन सोर्स जो आर्थिक सोर्स होते हैं उसके साथ काम करना पड़ता है और टीम वर्क के साथ काम करना पड़ता है। उसी तरह अगर हम इधर बात करें तो प्रशासन में हमको भी टीम वर्क के साथ काम करना पड़ेगा, और एक जो वर्क कल्चर है जो मैं प्राइवेट जॉब से सीखा है उसके साथ मैं इस पर बेहतरीन काम कर सकता हूँ। क्योंकि अब तो सार्वजनिक क्षेत्रों का बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनका प्राइवेटाइजेशन होने वाला है। जी। तो ऐसे समय में आप या इस बारे में आप क्या अपने विचार रखना चाहेंगे? मैडम ये सरकार का अपना निर्णय है, और या क्या फ़ायदे हो सकते हैं अगर सार्वजनिक क्षेत्र काफ़ी एयर इंडिया है या कोई दूसरे कई क्षेत्रों को प्राइवेटाइजेशन की तरफ किया जा रहा है, तो इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं? मैडम अगर हम उनके प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो इससे उनकी कार्य जो शैली है उसमें बढ़ेगी, उसका जो उद्यमशीलता है जो एक मतलब सार्वजनिक क्षेत्र में कम देखने को मिलती है वो उसमें देखने को क्या मिलेगी। क्या कार्यशैली जैसे आपको स्पेसिफिक करेंगे? जैसे मैडम कोई भी काम होता है उसको समयबद्धता के साथ करना है, और कोई भी लक्ष्य होता है उसको जो उनके मानदंड होते हैं आर्थिक मानदंड में इतना हमें रेवेन्यू जनरेट करना और इतना प्रॉफिट करना है उस आधार पर काम करना है। राज्य सेवा में आने के पीछे आपका मकसद ये रहा कि जिन कामों की वजह से आप सरकारी महकमों में गए वहाँ की कार्यप्रणाली को देखा तो दिमाग में 2 बात आई होगी। ये तो आपको नाराज़गी हुई कि यहाँ पर काम करने में लोग बहुत ज़्यादा मतलब जो है परेशान करते हैं, इसकी वजह से एक चैलेंज के रूप में राज्य सेवा में आने की इच्छा जाहिर की, या उन लोगों का बिहेवियर इतना अच्छा देखा, वहाँ काम की जो है तरीका देखा, उसको प्रभावित होकर आपने सोचा कि अगर मैं भी यहाँ जाऊँ तो ये लोग जिस तरह से इनको सम्मान मिल रहा है वैसा मुझे भी मिलेगा। दोनों के बीच में क्या बात आपको ज़्यादा महसूस हुई जिसकी वजह से आप राज्य सेवा में आना चाह रहे हैं? सर अगर मैं बैंकों की बात करूँ तो वहाँ पर जो कार्यशैली है उससे निश्चित रूप से मैं प्रभावित हुआ हूँ। काम नेशनलाइजेशन की बात करें तो काम समय पे पूरे होते हैं, और जो भी हमारे हम जब भी हमको आगे बढ़ने की बात होती है बिजनेस में लोन की ज़रूरत होती है तो
तो हमको बैंक लोन देती हैं, तो लोन के आधार पर हम अपने प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं और अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो कंपनी आगे बढ़ रहे हैं, तो उद्यम बढ़ रहा है, तो उसके जो रोजगार है उनकी संभावना भी बढ़ेगी। नहीं तो आप बैंक में जाने की बात न सोचें, आप तो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में बनना चाह रहे हो। यहाँ पर आपने क्या महसूस किया? सर अभी मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं पाऊँगा। आपके दिल में कोई इच्छा जागृत हुई कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊं, तो उसके पीछे कोई कारण तो जरूर होगा। दुनिया में कारण के बिना तो आदमी काम क्यों करता है? वरना तो आप जिस सेक्टर में 12 साल से काम कर रहे हो, आप उस काम में दक्ष भी हो चुके हो। अब यहाँ आने के बाद तो आपको वापस 12 साल वापस इस काम में योग्य बनने में लगेंगे, जितने योग्य अपने पुराने प्रोफेशन में आप हो। सर प्राइवेट जॉब करने के दौरान मैंने ये पाया, ये महसूस किया कि यहाँ पर मैंने जो मेरा कार्य क्षेत्र है वो सीमित है, और इसके अलावा जो मैं निर्णय जो लेने का जो एरिया है वो भी सीमित है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं, और दूसरी बात मैंने प्राइवेट जॉब में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस भी की है, और मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पर अपनी योग्यता सिद्ध कर सकता हूँ, तो मुझे चाहिए कि मैं प्रशासन में जाकर भी वहाँ का काम करूँ और वहाँ पर भी अपनी योग्यता सिद्ध करूँ। राजनीतिक दबाव देखा है आपने सरकारी सेवाओं में? सर अभी तक तो मैं असमंजस की स्थिति पैदा होगी। आप जब यहाँ पाओगे, आप करना तो चाहोगे कि मुझे ये करना है, लेकिन ऊपर से दबाव इसको नहीं करना है। जी यहाँ भी परिस्थिति ऐसी होगी। फिर दूसरा आप देखिए, आजकल अखबारों में पढ़ रहे हो आप, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के द्वारा समय समय पर कई अधिकारियों को जो है वो रंगे हाथों ट्रैप किया गया। यहाँ पर भी धागे से तलवारें बंधी हुई रहती है। कोई भी आदमी किसी भी समय आपको नुकसान पहुँचा सकता है। तो उसके चैलेंज के बावजूद भी इस सेवा में आना प्राथमिकता है आपकी? जी बिल्कुल प्राथमिकता है, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि के साथ ही उसकी भावनाओं को समझते हुए जनप्रतिनिधि का अपने क्षेत्र के लिए जो अनुभव होता है, क्षेत्र की समस्या जनप्रतिनिधि को अच्छी तरह से पता होती है, तब उनका अनुभव का लाभ उठा के और उनके साथ इस कार्य का समापन कर सकते हैं। क्या आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहेंगे? कोई 3 एक्ट बताइए जिसके तहत एसडीएम काम करता है। ऐसे कौन से अधिनियम हैं, कानून हैं जिसके तहत प्रशासनिक अधिकारी एक एसडीएम काम करता है? सर अधिनियम तो काश्तकारी अधिनियम है और राजस्व अधिनियम है। सर पूरा तो रिकॉल नहीं कर पा रहा। अभी लोक कल्याणकारी जो कार्य हो रहे हैं, योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार के द्वारा, उसमें ये माना जाता है कि प्रशासन केंद्र बिंदु है और उसके माध्यम से जनता तक वो योजनाएं, उसका प्रतिफल पहुंचता है। तो इस समय में एसडीएम की भूमिका तो मुख्य हो जाती है। आप जब एसडीएम बनेंगे तो कौन सी ऐसी योजनाएं होगी जिन पे आपका पूरा फोकस रहेगा और उसको आप कोशिश करेंगे कि जनता तक सुचारू रूप से पहुंचा सकें? सर मेरी कहाँ पोस्टिंग होती है, पहले मैं ये देखूंगा कि जिस जगह मेरी पोस्टिंग होती है उस जगह की समस्या क्या है। आप तो सामान्य बताइए कि ये 3 योजनाएं होगी जिस पे आपका पूरा फोकस रहेगा। सर मेरा टीएसपी एरिया में वंदन योजना है, उस पर मेरा फोकस रहेगा। इसके अलावा अभी इंदिरा मातृ पोषण योजना है, उस पर मेरा फोकस रहेगा। और साथ ही साथ जो स्वास्थ्य के एरिया में हम बात करें तो निःशुल्क दवा योजना है, उस पर मेरा फोकस रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक ऑल यू। द बेस्ट। धन्यवाद। बैठिए, आपको फीडबैक दे देते हैं। अजीत जी, आप ये मेरे ख्याल से 4था इंटरव्यू होगा आपका। हाँ आप इतना परेशान क्यों रहते हो? खुश क्यों नहीं रहते? आपको अगर आप परेशान रहोगे या खुश रहोगे तो कोई मार थोड़ी देगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके चेहरे पर बस एक ही गेटअप दिखा, एक ही सीन दिखा, उसके अलावा कोई चेंज नहीं हो इसमें। एक नीरस सा व्यक्ति एक परेशान मुद्रा में अपने जवाब को दे रहा है। ये मैंने फर्स्ट आपके उसमें भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। आपका वो मेरे पास में लिखा हुआ है, जब आपका इंटरव्यू हुआ था, आप घबराएं नहीं, सटीकता रखें, स्माइल रखें, फैक्ट पे जाएं, आरएस क्यों बनने चाह रहे हैं, सामान्य प्रश्नों के उत्तर अच्छे से दें। ये लास्ट इंटरव्यू का फीडबैक है जो मेरे पास लिखा हुआ है, और इस इंटरव्यू का फीडबैक भी सेम ही है। दैट मीन्स कोई चेंज नहीं हुआ है, यानी आपने अभ्यास नहीं किया। आपका इंटरव्यू कब है? 8 8 अप्रैल को। तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हो कि उस इंटरव्यू का आनंद लिया जाए, बजाय कि ये सोचें कि हमें इतना स्ट्रेस दे दिया और पता नहीं रिजल्ट क्या होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इंटरव्यू का आनंद लोगे तो नंबर अच्छे आएंगे, और अगर आपने ऐसे स्ट्रेस रखा
कि आपके चेहरे पे तो मुस्कान ही नहीं आ रही है, ऐसे बांध के रखा हो, ऐसा लग रहा है कि आपको बांध करके Stress ज़बरदस्ती बहुत लग बिठाया रहा है है, actually। पीछे बम बांध रखे हो, ऐसा लग रहा है कि आप घबराए हुए हो। घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपको कुछ फील्ड की तैयारी अच्छे से कर लेनी है, क्योंकि आपसे कुल मिलाकर के 50-60 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन 50 में से अगर आपने अच्छे से 30 प्रश्नों के जवाब भी दे दिए तो आपका काम हो गया। पर ऐसे रहोगे तो आप 50 के 50 प्रश्नों के आंसर दे आओ, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। इसलिए आपको अपने हाव भाव को जो सकारात्मक होते हैं उनको दिखाना बहुत ज़रूरी है। जी सर। मुस्कुराओ तो इसके पैसे थोड़ी लगते हैं। हाँ? इतना क्या घबराना है, ये स्माइल रखो। आप कब कब स्माइल कर सकते हैं, क्योंकि आपने उस समय मेरे ख्याल से अरुण सर के बोर्ड में भी आपने इंटरव्यू दिया था, तब भी गड़बड़ हुई थी, अभी भी वो चेंज नहीं हो पाया है, और ये बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट करेगा आपके लिए रिजल्ट के समय में। आप जब क्वेश्चन के आंसर को एंड पे ले जा रहे हैं, जब आप ख़त्म करने वाले होते हैं, तब आप हल्की सी मुस्कान तो दे ही सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, ये अब कोशिश करो, ये अब प्रैक्टिस करो इसकी, बिल्कुल। नहीं तो ये आपका व्यक्तित्व बाहर नहीं आ पा रहा है, आपने उसको समेट दिया है, इसको कॉम्प्लेक्स मोड पे ले आए हो, एकदम अंदर ही सीमित है, ये टाइट, बाहर ही नहीं आना चाहते आप, वैसे वैसे बैठे हो। तो ये कोशिश करो, क्योंकि जब तक आप ये खुलोगे नहीं ना, अपने आप को बाहर नहीं लाओगे, तब तक आपका कन्वर्सेशन स्किल भी बाहर नहीं आ पाएगी, कम्युनिकेशन ठीक से नहीं कर पाओगे और आनंद नहीं आएगा। हम चारों जो है, और आपका आफ्टरनून है या बिफोर नून है? बिफोर मॉर्निंग सेशन आफ्टरनून आफ्टरनून है ना, तो आफ्टरनून। फिर और ज़्यादा नीरस हो जाएगा, क्योंकि वो लंच किए हुए लंच किए होंगे। होंगे, गर्मी का टाइम होगा, वो थके हुए होंगे, उनको आलस आ रहा होगा, और आप ऐसे बैठ जाओगे, दिमाग खराब हो जाएगा। देखिए यहाँ आपका छीन कुछ भी नहीं रहा है, कोई छीन नहीं रहा है आप यहाँ से, आपको तो गेन करना है, पाना है कुछ। आराम से मुस्कुराते हुए बैठिए, आराम से। आपको घबराहट किस बात की, ये बताओ। मैं आपसे 5 मिनट ज़्यादा बात कर लूँगा, लेकिन ये आपका आज खत्म हो सर मामला। नहीं हो मतलब मैं देखो, आप बोल के भी ऐसे ही रहे हो इससे। नहीं हो। अरे खुल के जियो ना जिंदगी में। आप कितने मेहनती इंसान हो, 12 साल से एक ऐसी सेवा में रहने के बाद भी आप कंपटीशन फाइट करके रिटर्न पास करके आए हो। जी। मैं आप दूसरों से बहुत ज़्यादा, हम सब जो आपको बता रहे हैं वो ये नहीं है कि आप में कमियां हैं। हाँ। हम ये बता रहे हैं कि नंबर कैसे लाए जाएं, जी बिल्कुल। है ना, नंबर कैसे लाए जाएं। और नंबर के लिए आपको अपना हाव भाव, एक मार्केटिंग मैनेजमेंट जो होता है वो आप में बिल्कुल नहीं दिख रहा है, जबकि आप प्राइवेट फील्ड में इनको हो। करना भी पड़ता होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी भी फील्ड में हो, प्राइवेट। आप किसी भी चीज़ के लिए हम चारों को कन्विंस कैसे करेंगे? कोई आपका कुछ हेल्थ हाव केयर भाव प्रोडक्ट तो है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट, उसके लिए कैसे नहीं, ये उदयपुर में जिस रास्ते पे रहते हैं ना, वो मोक्ष मार्ग है। वहाँ से तो रोज ही यात्रा निकलती है, नीरसता उस वजह से लाने की जरूरत नहीं है। तो जीवन का अंत सबका एक जैसा है, उससे है ना। मुमुक्षुतम अवस्था का मतलब होता है इच्छाओं का दमन कर देना। इच्छाओं का दमन से मतलब ये नहीं कि आलस नहीं बनना, बिल्कुल। आप उसमें मत जाइए, उस डिप्रेशन में मत जाओ। जी। आप लक्ष्य घबराए को प्राप्त करना, आप लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आए हो, मुस्कुराते हो आओ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में, और ये होना चाहिए कि मुझे सब आता और है। जबकि पेशेंस है कि इतनी बार आप दे रहे हो, इतने टाइम बाद दे रहे हो, ये बड़ी बात होती है। और मुझे सब आता है और नहीं आता, उसके लिए स्पष्ट होना कि साहब नहीं आता। हेल्थ और हाइजीन से आप जुड़े हुए हैं ना, तो सुबह सुबह जैसे योगा मेडिटेशन ये आपकी लाइफ का पार्ट है क्या अभी? सर मैं अभी 10-15 दिन से प्राणायाम कर रहा हूँ ताकि दिमाग को कंट्रोल करूँ। अब आप थोड़ा कॉमेडी शो देखो, हाँ, अपने आप को उस मुद्रा में लाओ जिससे तनाव ना हो, है ना। खुश रहो। नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्चुअली फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने अपने आप को वहाँ एक अच्छे इन द सेंस कि आप खुशनुमा मिजाज के इंसान नज़र नहीं आए, तो फिर आपकी 2 बजे 3 बजे के करीब आपका इंटरव्यू होगा, 3-3:30 बजे करीब, ऐसे समय में जबकि भरपेट खाना खाया होगा उन्होंने, और जबकि एसी चल रहे होंगे, और ऐसा लग रहा होगा कि तू जा हम सोएं, तो फिर आपकी इस नेचर को कौन जलेगा? वहाँ पर कोई नहीं जलेगा। आपको उनमें जगाना पड़ेगा कि जागिए और मुझे सुनिए, मैं वैल्यू रखता हूँ आपके लिए, है ना। तो इसके लिए सबसे प्राथमिक जो चीज़ है वो ये है आपका चेहरा। तो आप चेहरे पर, अब आप वो वीडियो वाला कॉन्सेप्ट 5 दिन करें, और उस पर जो है ये रखिए कि लास्ट शुरू सुनते वक्त जैसे हम प्रश्न को बोल रहे हैं, तो आपके चेहरे पर, आपकी मुस्कान से, आपकी आंखों से, हाव भाव से हमें पता रहे कि आप उसमें कैसा महसूस कर रहे हैं, आप उसको रिसीव भी कर रहे हैं या नहीं। आप बस बैठे और यूं कर रहे हैं तो हमें नहीं पता चल रहा है कि आप किस मोड में रिसीव कर रहे हैं। तो एक अच्छा रिसीवर बनने के लिए क्या आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, वो आपको करना पड़ेगा।
समझ रहे बात को? मैं अभी बाद में और बताऊंगा आपको, इस पर ठीक है। डिटेल में बात करेंगे, पर ये मेन की है। हाँ, main अगर आपने ये नहीं किया तो कितना ही अच्छा आप सटीक जो फार्मूला बेस जो है आंसर दे रहे हैं वो पे नहीं करेगा आपको, जी बिल्कुल। नुकसान करेगा। जैसे आपने एंट्री भी की ना, तो उसे एनर्जी कहीं से लग नहीं रही थी कि आप में एक ऊर्जा है, आपको ऐसा लग रहा था कि जबरदस्ती बाहर से किसी ने धकेला हुआ था यहाँ पे आ गए। तो एनर्जी के साथ में एनर्जी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं दिखा, लेकिन लगे कि हाँ आप एकदम कॉन्शियस हैं। ठीक है, ठीक है। क्या करोगे? कोशिश करूँगा कार्टून वार्टून देखो। हाँ, कोशिश करो थोड़ा कैजुअल अप्रोच में आ सको। बिल्कुल आप तो ऐसे फॉर्मल हो गए हो कि अब अंदर ही रहूँगा, मैं बाहर ही नहीं निकलूँगा। जी। तो बाहर तो निकालना पड़ेगा, तब जाके हम पहचान पाएंगे कि आप खुश भी होते हो। आप सोचिए कि आप SDM हैं, इतने लोग आपके RI, पटवारी, तहसीलदार सब आपके सब यूनिट में काम कर रहे हैं, और आप मीटिंग लेने बैठ गए ऐसा मुँह सुजाया हुआ, और आप उनको कहेंगे कि चलो कैंप के लिए चलते हैं, काम करते हैं। आप कैसे बोलोगे? मोटिवेट ही नहीं कर पाओगे आप। तो ये मोटिवेट कब करोगे? जब आप खुश हो, आप में एनर्जी हो, आप बता पाओगे ये ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, आप ये करोगे, वो करोगे। ये हाव भाव, ये चेहरे की जो संरचना है, ये एनर्जी को ही तो बताती है। आपके शब्द चयन बताते हैं, आपकी स्पीड बोलने की उसको बताते हैं। इसलिए जो है वही रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि आपके अज्ञान का क्षेत्र और ज्ञान के क्षेत्र में तो बहुत अंतर है। तो जो है उसी को ढंग से प्रेजेंट कर लो, ये प्रैक्टिस करनी है। बाकी कोई फीडबैक नहीं है, सिर्फ ये है, ये प्राइमरी चीज़ है, उसको करना ज़रूरी है। ओके, ठीक है। 1 मिनट का मैं इसमें ये बताता हूँ, यदि आप कर पाएँ तो अपने फ्रेंड्स से ना बातचीत करो फेस टू फेस, और उस समय पूरा अपने आप को जज करते रहो कि मैं मुस्कुरा रहा हूँ या नहीं रहा, जी मेरा हाव भाव कैसे जा रहा है, कहीं तनाव तो नहीं बन रहा आंखों के पास में। तो ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्सेशन करो, बातचीत करो, लाफिंग करो फ्रेंड्स के साथ में, उससे आपका ये जो है ना निखार आएगा इसमें। और उसी टारगेट को लेकर के कि अपने आप को जज करते हुए बातचीत करो। ठीक है। ओके।